लड़ाने का प्रयास किया। जिस तरह से छोटे छोटे विषय बनाए, ये पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तान का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब को लड़ाने का प्रयास किया, फिर दिल्ली से कुछ लोगों को पुलिस के माध्यम से लाके पत्थर फेंकने का काम किया। तमाम षड्यंत्र इनके विफल हुए, उजागर हुए, इनका चेहरा साफ हुआ सरकार का कि सरकार की नीयत में खोट। ये बहुत दफे आप अच्छी तरह आप आ रही हैं, जागरूक हैं, आपको पता होगा 3 कानूनों की बात करते हैं। 3 कानूनों के बारे में ये बार बार कहते हैं, इनमें काला क्या। मैं लंबी बात नहीं करूंगा आपके बीच में, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 में से 2 कानून ऐसे हैं जो 2012 में संसद में आए थे। कांग्रेस की सत्ता थी, लोकसभा में इनकी नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मंडी कानून में बदलाव किया गया तो किसान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। आड़ती किसान का एटीएम कार्ड है, जब चाहे वो पैसे निकाल लेता, ये सुषमा स्वराज कह रही थी। ये इन बिलों का विरोध कर रहे थे, इस मंडी कानून का जो आज ये लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब ये बिल लेके आई थी कांग्रेस 2012 में, तो अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में बीजेपी के। उन्होंने राज्यसभा में ये कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर इस देश में लागू हुई तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप का किसान जिस तरह से बर्बाद हुआ, इसी तरह से हालत हिंदुस्तान के किसान की हो जाएगी। दोनों कानून जो ये लेके आए हैं, 2012 में इन्होंने पुरजोर विरोध किया था इन कानूनों का। ये दोगले हैं, जब ये विपक्ष में थे तो इनके विरोधी थे और सत्ता में आने के बाद इन्होंने बेशर्मी से बिना संसदीय प्रणाली को अपनाए जबरदस्ती भारत के ऊपर, लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास किया। हम एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी की गारंटी इसलिए मांग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी 2011 में भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी, फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी, उसके ये चेयरमैन थे। चेयरमैन होने के नाते इन्होंने रिकमेंड किया था, इनकी रिकमेंडेशन थी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। इनकी रिकमेंडेशन है। हमने कहा कि दोनों कानूनों के तुम विरोधी थे। एमएसपी के समर्थन में नरेंद्र मोदी ने रिकमेंडेशन दी थी। और जो फसलों के भाव, जो स्वामीनाथन का, वो इनका वायदा था हमसे। हमने कुछ नया नहीं मांगा, जो वायदा किया। कई दफे ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पहले कहां थे। मैंने कहा तुम्हारे झांसे में आ गए। पहले वाले जो कर रहे थे उनसे हम नाराज थे, उनको हमने उखाड़ के फेंक दिया, उनका निशान मिटा दिया। लेकिन तुम गद्दार हो, तुमने हमसे वायदा किया था और तुमने हमारे सिर में कील ठोक दी। वो तो हमसे दबते थे। आंदोलन हम उनके खिलाफ भी करते थे। हम कोई भाड़े के आंदोलन वाले नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन पहले भी लड़ रही थी इन कानूनों के खिलाफ, आज भी लड़ रही है। ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं, इन्हीं कानूनों के विरोध में कुर्ता काट के ये प्रदर्शन हरियाणा में कर रहे थे पूरे में कि C2+50 लागू होने चाहिए। यही बीजेपी के, मैं नाम लूंगा तो बुरा लगेगा, लोग कहेंगे राजनीति कर रहा। बड़े बड़े बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ पे हरियाणा में रैलियां करके इन कानूनों का विरोध किया था। आज ये समर्थक हो गए कि इनमें काला क्या। काला हमसे पूछ रहे, अगर इनमें काला नहीं है तो 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में पूरी बीजेपी वोट मांग रही है। पूरी बीजेपी के नेता ने, प्रधानमंत्री से लेके किसी नीचे तक के नेता ने 5 कानूनों के फायदे नहीं बताए वहां पे। अगर ये अच्छे कानून है तो इनके फायदे बताओ ना। वहां पे बंगाल में, आसाम में ये वोट मांग रहे हैं एक मुट्ठी चावल पे, क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। ना ये नौजवान के रोजगार की बात कर रहे हैं, ना ये खेती में तरक्की की बात कर रहे हैं, ना ये मजदूर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो चावल, एक मुट्ठी चावल अयोध्या के लिए मांग रहे हैं। इनका एजेंडा धार्मिक एजेंडा। मैं धर्म का विरोध नहीं करता, जिसको जो धर्म मानना है मानता रहे, लेकिन राजनीति में धर्म का एजेंडा जो लेके आता है, उससे गद्दार और देशद्रोही आदमी कोई हो नहीं सकता। राजनीति विकास के लिए होती है, राजनीति बेकारी बेरोजगारी मिटाने के लिए होती है। में किया इन्होंने 3 साल पहले नंगा नाच किया, बिरादरियों को लड़ा।
इन्हीं के लगाए हुए पौधे थे जो जिन्होंने समाज में आपस में वैमनस्य फैलवाया। ये कहीं जाति को लड़ाते हैं, कहीं धर्म को लड़ाते हैं, इस एजेंडे पे वोट लेते हैं और ये समझते हैं कि ये कल मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने, आपने भाषण सुना हो तो, दीदी तुम मुसलमानों को इकट्ठा कर रही हो, मैं हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात करूंगा तो तुम कहोगे पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब वो बात कह गया आपने कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ। ये राजनीति नहीं है। ये इस जैसा आदमी जिसका दिल जितना ये है उतना ही काला, आपने सुना होगा, ये बांग्लादेश गया, मतलब झूठ की, देखो पराकाष्ठा झूठ की। प्रधानमंत्री के पद पे एक आदमी बैठा हुआ है, बांग्लादेश जाके ये कह रहा है कि बांग्लादेश की मुक्ति के आंदोलन में मैंने गिरफ्तारी दी थी। कौन सा आंदोलन चला था बता दो आप। कुछ लोग होंगे जिन्होंने बांग्लादेश का लड़ाई देखी होगी। बांग्लादेश की लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज लड़ी थी। हिंदुस्तान की फौज ने लड़के बांग्लादेश बनवाया था, आजाद कराया था। हिंदुस्तान के अंदर कोई जन आंदोलन नहीं हुआ था बांग्लादेश बनाने के लिए। लेकिन दुनिया देख रही है। एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, वो शर्म, उसे इतनी शर्म नहीं है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में क्या छवि बनेगी। झूठ बोलने का काम करता। इसी तरह से लोगों को बरगलाता है, बहकाता। कोई, मैं अभी गुजरात गया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से पुलिस आई, मुझे उठा ले गई। मैंने कहा भाई मेरा कसूर बताओ। बोला आपने बिना परमिशन प्रेस की। ये पत्रकार खड़े हैं यहाँ पे, मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपको गिरफ्तार क्यों कहा। मैंने कहा तुम पत्रकार हो, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन हिंदुस्तान में आज तक किसी ने ली है? ये प्रावधान ही नहीं है। प्रेस से बात करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन है ही नहीं, आजादी नहीं है। ये कह रहा था कि मैं अगर मुझे मौका मिला तो पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। मैं और राकेश टिकैत 2 दिन हम गुजरात में थे। जब हम गुजरात में घुसे तो 500 पुलिस वाले हमारे साथ लगा दिए थे। 5 गाड़ी आगे थी, 8 गाड़ी पीछे थी, चारों तरफ रोड पे। इसकी सिक्योरिटी इतनी नहीं लगती है जितनी हमारी लगा रखी थी। हमारे लिए नहीं थी वो, लोगों में डर बैठाया था कि इनसे मिलना नहीं, इनसे बात नहीं करनी है। हमने कहा भी यही, मैंने कहा तेरी गिरफ्तारी से डरे नहीं, पहले करके गए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब फिर 2 दिन का दौरा और आगे 10 दिन का बढ़ाएंगे दौरा। गुजरात के लोगों का डर निकालेंगे। गुजरात के लोगों ने हमें आके कहा कि 25 साल से दबा रखा। मैं जब परसों चला अहमदाबाद से, एक एमपी का फोन आया, एमपी मेंबर पार्लियामेंट, एक्स एमपी, वो कहने लगा भाई साहब मेरे घर पे पुलिस आ गई और मुझे कह रही है कि तू मीटिंग में नहीं जाएगा। एक्स एमपी जब मीटिंग में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो वो कैसा गुजरात है, कैसा मॉडल ये देश में बनाना चाहता। हमने डीएसपी को कहा कि या तो मुकदमा दर्ज कर इसके एमपी के खिलाफ, अगर कोई मुकदमा बनता है मीटिंग में जाने का तो पर्चा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर, और अगर मुकदमा नहीं बनता है तो इसको रोकने का प्रयास ना कर। हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसके घर पे आके ही आंदोलन करेंगे, इसको मुक्त कराएंगे। पहले ये हालत है गुजरात की, कोई आदमी बोलता नहीं है। हम गए गुजरात के किसान कहने लगे 3 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 2 रुपए प्याज बिक रहा है, आवाज नहीं उठा सकते। सबको दबा रखा, पूरे गुजरात को दबा रखा। 25 साल से तानाशाही है गुजरात में, पूरे देश में ये तानाशाही चलाना चाहता। क्यों दी आपने वोट इसको? किस लिए वोट दी? नौजवानों को तो कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ रोजगार की बात की, कितनी करोड़ रोजगार मिले हैं वो तो अपने गांव से अंदाजा लगा लो आप। लेकिन अभी इस साल की रिपोर्ट सरकार की, भारत सरकार की रिपोर्ट है, मैं कल पढ़ रहा था, 71 लाख लोगों के प्रोविडेंट फंड के खाते बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 71 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये सरकार का आंकड़ा। और ये 71 लाख तो वो है जिनका फंड कटता था। जो ऐसे नौकर हैं जिनका फंड नहीं कटता, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो करोड़ों में और हैं वो लोग। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार खत्म हो रहे हैं देने की बजाय। बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं है। सरकार की रिपोर्ट आई है 3 करोड़ 20 लाख आदमी
मध्यम वर्ग से निकल के निम्न श्रेणी में आ गए। ये सरकार की रिपोर्ट है। समाज अगर विकास करता है तो वो ऊपर जाना चाहिए, हायर कैटेगरी में जाने चाहिए थे। ऊपर जाने की बजाय 3 करोड़ 20 लाख लोग नीचे आए। ये भारत सरकार की रिपोर्ट। 27 बैंक थे हमारे देश में, 27 बैंक में अभी हमारे थे, एक बैंक के सामने धूप में लोग खड़े थे सैकड़ों। तो मैंने अपने साथियों को बताया कि ये हालत क्यों हुई है। 27 बैंक में से 22 खत्म हो गए, 5 बैंक बचे हैं। जनसंख्या का अनुपात से बैंक बढ़ने चाहिए थे, बैंक खत्म हो रहे हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। हमारे दुनिया भर का पैसा इन सत्ता में इसने आने के बाद 8500 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों को दिया। 8500 लाख करोड़ रुपया लोन व्यापारियों को किया। 28 व्यापारी देश से पैसा लेके भाग गए। 27 इसके गुजरात के हैं और एक कर्नाटक का। तमाम मतलब गुजराती जो है उनको पैसा दे रहा और उनको भगा रहा है। यहां से एक षड्यंत्र चल रहा है देश के साथ, कोई नहीं बोल रहा। 2018-19 में एनपीए हुआ, 246 लाख करोड़ रुपए एनपीए में व्यापारियों का बट्टे खाते में डाल दिया कि ये वसूल नहीं हो सकता। 2019-20 में 236 करोड़ रुपए डाले, 2018-19 में 242 डाले और 20-21 में 115 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों के माफ किए। मैंने एक दिन स्टॉल पे पहले भी बताया था। 61,500 करोड़ रुपए 10 व्यक्तियों के माफ किए, राइट ऑफ किए सरकार ने, केवल 10। 61,500 करोड़ रुपए अगर हरियाणा के तमाम लोगों का सारा कर्जा माफ कर दिया जाए तो भी बचता है। इतना कर्जा नहीं है हम पे। पूरा प्रदेश कर्जे से मुक्त हो सकता है, लेकिन गरीब का कर्जा माफ नहीं करना। वो 10 व्यक्ति इसके लिए प्रिय हैं, इसके प्यारे हैं, उनका नाम भी नहीं बताया गया है। वो कौन है? हमारा पैसा उनको दिया जा रहा है, वो लूट रहे हैं, ले रहे हैं, भाग रहे हैं। ये देश में चल रहा, हम लोग गफलत में, हमको कोई समझ ही नहीं है। हम या समझना नहीं चाहते। इस तरह की अर्थव्यवस्था जहाँ जिस देश में बन रही हो, जिस हालात इतने भयावह हैं, कोई हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो पड़ोसी से लड़ते रहते हैं, मेरा पड़ोसी तरक्की ना कर जाए। हम तो सरकार इन वरिष्ठ नेताओं का इलाज नहीं करते हैं, अपने आमने सामने वाले के इलाज में लगे हुए हैं, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने शुरू किया था जब मैं पढ़ता था। चौधरी चरण सिंह ये कहते थे जिस दिन किसान किसान बन जाएगा उस दिन इस देश की तकलीफ दूर हो जाएंगी। लेकिन जब भी चुनाव आता, किसान जो है किसानी को घर पे रख देता है। जाट, हीर, गुर्जर, ब्राह्मण, नाई, तेली, चमार जातियों में बट जाता है और जातियों में बांट के ये बदमाश वोट लेके चले जाते हैं और किसान फिर पिटता ही रहता है। 70 साल से हम इसीलिए पिट रहे हैं। चौधरी चरण सिंह बता के गए थे जिस दिन हम किसान बन के चुनाव में वोट कर देंगे उस दिन इन समस्याओं से निजात पा जाएंगे। लेकिन हमने समझा नहीं, सीखा नहीं। क्यों लेता है वोट, किस बात की वोट लेता, किस तरीके से वोट लेता, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस हरियाणा में पिछले 25 साल काम चला। ये संघ के जो लोग हैं पहले निकर पहन के घूमते थे, आजकल प्रमोशन होगी, पैंट मिल गई है संघ वालों को। ये निकर से पैंट पहन के जो घूमते हैं, इन्होंने प्रचार किया ये हरियाणा ये वो प्रदेश है जहाँ पे संकीर्ण नहीं था, जहाँ पे एक सुंदर समाज था जो ज्यादा टोने टोकते और ढोंग में विश्वास नहीं करता था। यहाँ ये संघ के कार्यकर्ता घुसाए, हमारे नौजवान के कंधे पे कावड़ धरवा के पागल बना दिया। हरिद्वार और दिल्ली के बीच में धक्के खाए उसने, जो 2 दफे धक्के, बोला जोड़ा लाना पड़ेगा, एक से भला नहीं हो। जो 2 दफे हरिद्वार के धक्के खाया है वो एक वोट बैंक तैयार किया है इन्होंने अपना। आज का नहीं, 25 साल काम किया। बहुत चालाक लोग हैं ये। वो हरियाणा जो आर्य समाज जो कभी सेकुलर स्टेट थी, जो जाति पाति और धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, जो कर्म प्रधान प्रदेश था, उसको संकीर्ण बना दिया। मैं जब चलता हूं दिल्ली से, दिल्ली और रोहतक रोड हिसार के बीच में मंदिर का चंदा मांगने वाले तो मुझे मिले हैं 10 जगह खड़े, कोई स्कूल का चंदा मांगने वाला नहीं मिलता। क्या करेगा मंदिर, किसके लिए मंदिर, किसकी रोटी चलाएगा मंदिर? किसान का मंदिर उसके काम में। हमने अपना कोई बुजुर्ग मंदिर जाते नहीं देखा।
हमारे बुजुर्ग जो है वो सुबह उठते ही राम राम भाई, वही उसका राम का नाम था, राम राम भाई। जो मिला राम राम भाई हो गया। बैल खोल ले बोला ले राम का नाम, हल जोड़ा ले राम का नाम, दराती खेत में डाली ले राम का नाम, कोई शुभ कार्य किया, कोई आयोजन किया, बोला राम का नाम लेके कर दो। हम राम का नाम काम के साथ लेते थे, हम कर्म प्रधान प्रदेश था ये। लेकिन आज इन्होंने पिछले 15-20 साल से आपको बना दिया, एक एक गांव में 5-5 मंदिर खड़े, किसी को रोटी आती है उन मंदिरों से। अगर 5 मंदिरों की बजाय एक स्कूल बना दिया होता, 5 मंदिरों की बजाय गांव के आर्थिक हालात जिनके खराब थे 10 बच्चे पढ़ा दिए होते, वो गांव का नाम और परिवार का नाम रोशन करते। लेकिन चवन्नी नहीं लगाते, किसी गरीब की मदद में चवन्नी नहीं लगाते, उस मंदिर में ठोकते हैं, बोला हमारा ऊंचा, मारे में मार्बल है, उनका सादा फरस है। क्या करोगे भाई, किसकी दुकान चलवा रहे हो, कौन सी दुकान चलवा रहे हो? हमको इस षड्यंत्र से निकलना पड़ेगा। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि हम राम राम वाले हैं और ये जय श्री राम वाले हैं। हमारी इनकी रिश्तेदारी नहीं बढ़ती, हमारा इनका मेल नहीं खाता, इनसे अलग रहो भाई। राम राम वाले रहोगे तो बचे रहोगे, ना खा जाएंगे ये। फिर कभी मौका मिला फिर बात करेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं आयोजकों को, आपको, इस जागरूकता को, इस नारी शक्ति को। ये निश्चित तौर पे इस समाज के लिए एक क्रांति का सूत्रपात है। ये आगे बढ़ेगी और एक नया सवेरा इस देश में आएगा। हम आगे बढ़ के काम करेंगे। धन्यवाद।